दोस्तों आज हम जो मॉडल पेपर देख रहे हैं ये आपका सामाजिक विज्ञान का है। इससे पहले हमने हिंदी और इंग्लिश कर लिया है। अब हम सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना आपको 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपका। और जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये पैटर्न फॉलो करना है आपको, यही पैटर्न आपका रहेगा 2024 में। खंड आ की बात करें तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आपके। जैसे पहला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। सभी को आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1914। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में पेपर है, दोनों में है। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले जो सरकार थे, जो पर्सन थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाप के इंजन से संबंधित है। तो भाप के इंजन से संबंधित जो है वो आपको अच्छी तरह पता है, जेम्स वॉट हैं। यहाँ पे आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हर पीडीएफ आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। और आप जो है फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन पे कर सकते हैं या फिर आप जी पे कर सकते हैं, या जिसको बोलते हैं हम गूगल पे। और नंबर आपको पता ही होगा, नंबर नहीं पता है तो बताता हूँ, 8469022568। 8469022568। दोबारा बोल रहा हूँ, 8469022568। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चनों की शुरुआत फिर से करते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका जो थी वो कैसी पत्रिका थी, तो वो साप्ताहिक पत्रिका थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितने प्रतिशत भाग है, लगभग 28% है, लेकिन 28 नहीं दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी परसेंट हो जाएगा आपका 27। सरिस्का जो रिजर्व बाग है, ठीक है, बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, सरिस्का जो है ये आपके राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन से ज़िले में है, तो ये आपके अलवर ज़िले में है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो चीनी में दूसरा स्थान रखता है भारत। चीनी उत्पादन में भारत में दूसरे नंबर पर है भैया, पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। जल परिवहन का प्रकार आप देख सकते हो, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, दोनों तो ये हो गया क्रॉस, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पाइपलाइन, क्या ये जल परिवहन है, नहीं, पाइपलाइन भी नहीं है। समुद्री परिवहन जो है आपका जल परिवहन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सिंगली किस देश की राजभाषा है। तो सिंगली के ऊपर तो बहुत सारे विचारधाराएं आपने पढ़ी है। ये है आपके श्रीलंका की राजभाषा। वहाँ पे तमिल बहुत कम है और सिंगली भाषी बहुत ज़्यादा हैं। इसके ऊपर तो अभी अभी कांड हुआ था और श्रीलंका में गृह युद्ध छुड़ गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है। दर्ज कितनी भाषाएं हैं भाई 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में बताएंगे हम कि 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था। तो 1000 पुरुषों पे 943 औरतें थी, यानी कि महिलाएं थी, ठीक है। जनगणना का मतलब क्या होता है, लिंग अनुपात का मतलब पहले समझना है आपको। लिंग अनुपात मतलब कि स्त्री कितनी है, ठीक है, साथ में पुरुष कितने हैं। तो स्त्री और पुरुष का अनुपात है, यहाँ पे पुरुष का अनुपात दिया नहीं है। पुरुष हमेशा 1000 लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और इस 1000 पे कितनी स्त्रियां होंगी उस समय, तो उस समय 4943 थी। ध्यान रखना ये बात आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। है नहीं, था बोलना चाहिए था, यहाँ पे है का मतलब मिस्टेक है। हाँ, क्योंकि ये सब नाम दिए ना, ये आज है नहीं। तो कांशी राम जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक मतलब पृथ्वी से जुड़ी हुई बात बोल रहा है, नेचर से जुड़ी हुई बात बोल रहा है।
तो उससे उत्पादन अगर करते हैं तो किस क्षेत्र की गतिविधि हो जाती है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा हमेशा। जब भी हमारी कोई भी चीज़ प्रकृति से डायरेक्ट मिलेगी, जैसे मछली पालन हो गया अपना, उसके अलावा आखेड़ मतलब जो शिकार हो गया, मुर्गी पालन है, खेती है, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, औपचारिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला, तो बैंक तो इसमें शामिल है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा सहकारी समितियां जो मतलब गवर्नमेंट के ऑथोराइज होती हैं, ये भी शामिल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है नहीं है, नहीं का प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। साहूकार, साहूकार तो अपने बगल वाला भी साहूकार होता है, आपके घर में भी साहूकार है, मैं भी साहूकार हूँ, आप भी साहूकार है। तो साहूकार जो है ना, ये किसी औपचारिक संस्था के भाग नहीं होते हैं। ये अपनी मर्जी से अपना टैक्स वसूलते हैं, अपनी मर्जी से ब्याज देते हैं, मतलब अपनी मर्जी से ब्याज लेते हैं। कोई 2% पे देता है, कोई 3% पे। बैंक का जो मूल्य होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, सहकारी समिति का भी मूल्य बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हो जाएगा WTO। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। मुंबई में पहली कपड़ा मिल खालिस्तान में लगी, कब लगी थी भैया? तो 1854 में लगाई गई थी ये। कब लगाई थी? 1854 में लगाई गई थी इसको। अगला जो क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो गुलाम गिरी जो पुस्तक लिखी थी वो थे ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले। देखते हैं इसको कैसे लिख के आधा ज आएगा। यो, काम करते हैं काम, पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया है। ज्योति राव फुले। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कच्चा तेल गैर खालिस्तान संसाधन है, कैसा संसाधन है ये? गैर नवीनीकरण। ठीक है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। अगर हम यहाँ पे लगाए तो नवीनीकरण ये भी लगा सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है, आपको सभी को पता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः खालिस्तान राजस्थान पंजाब, ठीक है, पंजाब राज्य से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता की निहित होती है, कौन सी हो? हमारी जो है लोकतांत्रिक सरकार, यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में अंतिम सरकार जो है, फैसला हम लोग हैं, आप लोग हैं। लोकतांत्रिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से खालिस्तान को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, किसको? बांध को, बांधों को जो है इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, बांधों को। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बेगार क्या है? मूल्य चुकाए बिना, यानी कि पैसे दिए बिना श्रम यानी कि कार्य कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। अगला है फ्लाइट शटल क्या था? तो फ्लाइट शटल जो है ये क्या था? एक हथ करगा मशीन थी, हाथ से बुनने वाली मशीन थी, ठीक है, जिससे कपड़ा बुना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हरगिब्स ने किया था, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम, तो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, ये सारे के सारे अंग हैं, इसके 3 अंग हैं मिनिमम और मैक्सिमम भी। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था स्तर आधारित सामाजिक प्रणाली है जो समाज के लोगों और को उनकी जो सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है कि जैसे आप किस कास्ट के हो, आपकी पदवी क्या है, आप कितना कमाते हो, तो उसके हिसाब से समाज में जो आपका रुतबा है ना, वो वर्ण व्यवस्था हो जाती है। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भैया निर्वाचन आयोग करता है।
और हम आगे लगा देंगे भारत, तो भारत निर्वाचन आयोग, बाकी निर्वाचन आयोग लिखोगे तो भी सही है। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है तो किसी देश में, जो हमारा देश है, अगर कोई भी देश हो, 1 वर्ष की अवधि के अंदर जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, यानी कि पैसे वाला आइटम जो है ना, उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है वो क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से मानव पर पड़ने वाला प्रभाव। तो ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन हो सकता है, आक्रामकता, मतलब आप जो है आक्रामक हो सकता है, अरे दिमाग खराब हो रहा है तूने इतना शोर मचा रखा है। अतिरिक्त आपका जो ब्लड प्रेशर है, तो रक्तचाप कहते हैं, वो बढ़ सकता है, तनाव हो सकता है, आपको श्रवण शक्ति का ह्रास हो सकता है, सुनने की क्षमता आप खो सकते हैं, नींद में गड़बड़ी तो भी गड़बड़ी गड़बड़ी नींद में गड़बड़ी तो हो ही सकती है। ये सारे के सारे हानिकारक प्रभाव हैं जो 1 नंबर में हम लिखना चाहें तो इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन को जो है 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए और भारत की संवैधानिक व्यवस्था यानी जो भी प्रगति हो रही है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा था, जिसमें एक भी भारत के सदस्य नहीं थे। इसका विरोध भी हुआ था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास या राष्ट्रवाद का विकास में क्या योगदान किया था? तो भैया इन्होंने अंग्रेजी काल में जो है भारतीय लेखकों ने अनेक पुस्तकें लिखी थी और जिसने राष्ट्रीय भावना की विकास की थी। साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश भी किया गया था। तो ये सारे के सारी भूमिकाएं हैं इसकी। 2 भूमिकाएं आपको लिखनी है, 2 नंबर में आप इतना ही लिखोगे। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरत है? तो यह सत्ता की साझेदारी से क्या होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसका स्थायी जो है स्थायित्व के लिए अच्छा है, राजनीतिक व्यवस्था सही से चलती है। साथ ही में सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता है, यानी कि हम जन लोगों के लिए आवश्यक है। इन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं, तो उसमें क्या-क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो इसमें से। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं को उल्लेख करिए। तो राजनीतिक दलों में हम कैसे सुधार कर सकते हैं? तो हम जो है यहाँ पे अभी संविधान लागू कर दिया गया है, सारे के सारे कोर्ट फैसला करती है, साथ ही साथ सरकार ने अपना कड़क रुख अपनाया है, तो उसके हिसाब से हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं अपने किताब के हिसाब से, ठीक है। अगला है लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियों को बताइए। बहुत सारी आर्थिक उपलब्धियां हैं, ठीक है, जिसको आप माप भी नहीं सकते, बुक में मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, कोई भी 2 लिख रहे हैं आपको। धारणीय विकास के धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भैया धारणीयता विकास के लिए इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो पर्यावरण में हम जी रहे हैं, हम जो जीना चाहते हैं, हम तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली भावी पीढ़ी कैसे जिएगी? तो उसके लिए धारणीयता यानी कि हमारी धारणीयता होनी चाहिए, हमारी मतलब सोच होनी चाहिए कि हम जो है संरक्षण करें उन चीज़ों का जो खराब होने वाली हैं, जो खत्म होने वाली है। तो ये धारणीयता विकास होती है। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो उस समय उपभोक्ताओं का जो है शोषण होता था विक्रेताओं के द्वारा। उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए जो है इस कानून को लाना पड़ा। उपभोक्ता आंदोलन का दबाव भी था, इस कारण भी लाना पड़ा। तो कोई भी 2 लिख सकते हैं आप इसमें से, तीनों में से कोई भी 2 आपको लिखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उसमें से आप बता सकते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट दिए हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। केवल आपको मात्र ध्यान रखना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट लिखिए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। आगे जो क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य आपको बताने हैं। तो 2 लक्ष्य की जगह मैंने 3 लक्ष्य लिखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास और विस्तार अधिक और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है। तो हिमालय में भी कम होगा, उसका रीज़न आप जानते हो, उबड़ खाबड़ मैदान होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये रीज़न हमें देने होंगे। तो ये रीज़न मैंने दे दिए हैं, अब आप समझ जाओगे इसको। अगला जो क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा कौन कौन सी हो सकती है? कितना तापमान चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसी के और पार्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है,
जो गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्याएं बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो गहन जीविका कृषि होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या समस्याएं हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने नोट करी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी को समझाते हुए दो कारण जो आपको बताने हैं महामंदी क्यों आई थी। दूसरा, इसमें और ऑप्शन भी दिया गया है, गिरमिटिया प्रथा का अर्थ समझाते हुए, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं उसकी बात कर रहा है, और उसके विवरण पे जो है आपको उसके हालात कैसे होंगे तो ये बताना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है, सेक्शन सी भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो यहाँ पर 1929 की जो महामंदी के कारण को समझाना है, तो इसको मैंने हाँ अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो इसका रीज़न क्या है कि 2023 का जो प्रश्न पत्र था उसमें मैंने दे दिया इसका आंसर। 2022 का देख लोगे तो और अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में जो आपसे पूछा गया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो सेक्शन सी में 17 नंबर हो गया, ठीक है हमारी। हाँ ठीक है ठीक है, इसका आंसर मैंने दे दिया यहाँ पे, सॉरी बाई मिस्टेक जो है सेक्शन सी खंड जो है ऊपर उठा दिया मैंने। तो ये सेक्शन सी है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो है हमारे को बताना था कि 1929 की महामंदी को समझाने का कारण क्या था, तो कारण मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पर दूसरा जो है इसमें पूछा गया, गिरमिटिया प्रथा का अर्थ समझाते हुए उसके विवरणों के आधार पर उनके हालात के बारे में बताने, उसकी कैसी हालात थी, तो हालात भी मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। और ऑप्शन में देखिए यहाँ पे गिरमिटिया वाला लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। बाकी फिर ये नीचे आना था, ये गलती से बाई मिस्टेक मेरे से ऊपर रह गया ये, तो मुझे अपनी गलती को मानने में कोई शर्म नहीं है। ये खंड स जो है यहाँ से शुरू होगा, खंड स जो है यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। यहाँ पे संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, और 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को स्पष्ट करना है। दोनों चीज़ें मैंने बताई है। सबसे पहले तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है आपका, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद में संविधान के संशोधन से पहले और संशोधन के बाद में, पहले और बाद दोनों स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर क्या थे, तो ये मैंने बताया यहाँ पे और पार्ट में बताया हुआ है। ये और रहा और ये रहा पार्ट उसका आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी के दो प्रकार का उल्लेख करना है, तो प्रच्छन्न है आपकी, ठीक है, और मौसमी बेरोजगारी है, दोनों को बता देना है, बस सिंपल सा है। इसके इसके और पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में क्या अंतर होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रक का मैंने अलग से बताया है, निजी का अलग बनाया है, और ये दोनों को टेबुलर फॉर्म में दिया है आपको। तो आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 तो कम से कम लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, अच्छी बात है। इसके बाद खंड द स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, वस्तु विनिमय दोष और मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं। और साथ ही साथ और पार्ट भी है इसमें, शाक से आप क्या समझते हैं, और भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाक की संक्षेप व्याख्या व्याख्या जो करनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले वस्तु विनिमय दोष क्या होता है ये हमें समझाना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझाएंगे, क्योंकि बड़े प्रश्न हैं, आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है 4 अंकीय है, तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको लेके जाना है। 4 पॉइंट तो कम से कम लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने 6-7 पॉइंट दिए हैं आपको, लेकिन 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद जो है मुद्रा के कार्य क्या हो सकते हैं, जो और ऑप्शन है, और वाला पार्ट जो पूछा गया उसकी बात कर रहे हैं हम। तो और ऑप्शन में ये वाले आंसर आप लिखेंगे। इसमें भी मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं, तो इनको आपको लिखना है। अब आते हैं साख का अर्थ। अच्छा सॉरी, उसी में वो मुद्रा का कार्य भी उसी में पूछ लिया था इसने, देखते हैं एक बार। अच्छा दूसरा जो है ये टिप्पणी वाला है, टिप्पणी है, टिप्पणी 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 पहली है और ये टिप्पणी बाद की है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, और को और पार्ट नहीं है इसमें, ये टिप्पणी है। तो ये बी पार्ट का टिप्पणी है, ये ब पार्ट का टिप्पणी है, ये अ पार्ट का टिप्पणी है, ठीक है। फर्स्ट वाला टिप्पणी और सेकंड वाला टिप्पणी, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में हमारे साख क्या होती है, औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षिप्त व्याख्या व्याख्या करनी है, कैसे कैसे मतलब ये काम करता है, तो इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट जो है 21 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए क्या क्या बदलाव थे वो बताना है। और ऑप्शन भी दिया गया है, और ऑप्शन में बताया गया है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से कैसे भिन्न था। तो देखो मैंने ये सारा का सारा एसएसटी का आपका चैप्टर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी बात अलग है। बाकी मैंने इसको 3D मूवी बना के बना दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया कि भाई क्या हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें बदलाव हुई थी। साथ ही साथ जो है यूरोप के अलावा जो आपका ब्रिटेन में, यानी कि आपका अंग्रेज जो हमारे पर राज करके गए थे, उन वहाँ पे राष्ट्रवाद कैसे पनपा था, तो वो अलग था, ठीक है। तो उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न का उत्तर हमें मानचित्र में देना है, सिंगरौली बताना है, रानीगंज
और चिंगरैनी भी है और नवेली भी है। ये 4 पॉइंट आपको बताने हैं। सबसे पहले मैंने तो सारे पॉइंट लिख दिए इसमें, आप देखोगे ना कौन सी चीज़ पूछी गई, ध्यान रखना। मानचित्र में कोयला खानों की बात कर रहा है ये, और ये सारे कोयला खानों को यहाँ पे मैंने एक ही मानचित्र में प्रदर्शित किया हुआ है। देखो यहाँ पे कोयला क्षेत्र दो दिया गया है ना, ये रहा कोयला क्षेत्र, आप देख रहे हो। तो ये सारे के सारे कोयला क्षेत्र है, जो ये आपको उंगली के अंगूठे के निशान जैसे लग रहे हैं ना। ये कोरबा, सिंगरौली, देखो सिंगरौली ये लिखा हुआ है, कोरबा ये लिखा हुआ है, तलचर भी है, बोकारो में झरिया भी है, ठीक है। सिंगरौनी जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से सारे मैंने दिए हुए हैं इसका। और भी बाकी पार्ट भी आप याद कर सकते हो। कोई क्यों आपको कभी कभी है ना पूछ लेता है कलोल कहाँ पर है, बड़ोदरा कहाँ पर है, जो आपके कोयला क्षेत्र है ना उसके बारे में पूछता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके और पार्ट में एक क्वेश्चन दिया गया था, नरोरा बताना है, जो कि कौन से हैं, आणविक ऊर्जा के स्रोत या संयंत्र। तो नरोरा है आपका, रावत भाटा, कल्पकम और साथ ही साथ तारापुर। तो इसको बारे में बता देंगे। देखो आणविक ऊर्जा जो है ना, ये डायग्राम बना हुआ होगा रेड कलर में, देखो ये रहा तारापुर, ये रहा। उसके अलावा आपका कल्पकम ये रहा, लहंगा ये रहा, और भी ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे नरोरा है। तो ये हमसे 4 चीज़ें पूछी गई, 4 चीज़ों के बारे में हमने बता दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर है आपका, जो 2024 में आपकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन मैं बोलूँगा आपको 2022 का पेपर मत भूलना, देखना 2023 का पेपर भी देख लेना। मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, और 2024 का तो आप देख ही रहे हैं। और ये आपके अर्धवार्षिक में भी आएंगे, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, और यहाँ से भी आ रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन से प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो भी संभावनाएं होंगी, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे आ चुके हैं, उसको मैं अपलोड कर दूंगा समय अनुसार। बस आपको संयम रखना है और पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।